हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त होंगे और सक्सेस की तरफ अपने कदमों को रफ्तार से बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने कोर्स के भी राइट और अपने इस एक्ट के भी अंतिम पड़ाव पर। तो जो हमारी सीरीज चल रही थी सर सेक्शंस की, उसमें हम कौन से सेक्शंस को कवर कर चुके हैं। सीरीज कवर कर ली 11 से 17, 25 तक कवर कर लिया, 26 से 31 तक कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर में। और अब हमें कवर करने हैं छोटे छोटे सेक्शंस राइट, 34, 35, 55 से 57, 63, 64, 65 और उसके बाद मिसलेनियस 2-3 सेक्शन जो बहुत ही आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों भाई और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान से देखिए। सेक्शन 34, 35 किसकी बात करता है? फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, कि आपको फाइनेंशियल डिस्क्लोजर देने हैं आरओसी को, यानी कि इन सिंपल सेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब देनी है। 55, 57 क्या बात करता है? कन्वर्जन ऑफ फर्म और कंपनी इनटू एलएलपी, है कि नहीं बात राइट। आप जानती हैं शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 के हिसाब से कन्वर्जन होता है। और 60, 64, 65 बिल्कुल वाइंड अप की बात करता है, डिसोल्यूशन की बात करता है, कुछ वैसी बात करता है जैसे पुरानी पार्टनरशिप 1932 वाली डिसॉल्व की जाती है। तो दोस्तों देखते हैं अगला एसआरके क्या कहता है। आपकी नजरों के सामने एक एसआरके है, बस इसे कहां तक लेके जाना है? जिगर के पास तक। नजर के सामने, जिगर के पास। ब्रेकअप भी हो रहा है यहाँ राइट। देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन हमारे लिए एसआरके लेके आया है। नाम भी इसका मैंने लिखा है द लास्ट लीफ, बिल्कुल लास्ट इस एक्ट का है ना पड़ाव है, और इसलिए इसका नाम भी आखिरी पत्ती, लास्ट लीफ है। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर सेक्शन 34, ठीक है, ओवरव्यू और मुद्दे की बात आपको इसी एसआरके से मिल जाएगी, टेंशन वाली कोई बात है नहीं। सेक्शन 34 पे आएंगे, क्या देना है आरओसी को, यानी कि रजिस्ट्रार को क्या देना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देना है सर, बैलेंस शीट देनी है, एक चीज तो ये देनी है। दूसरी चीज सॉल्वेंसी का स्टेटमेंट देना है, जो मैंने पहले भी बताया था कि सर मैं ये लिख के दूंगा कि मेरे डेट से ज्यादा मेरी असेट्स हैं, और अगर फ्यूचर के डेट्स भी मेरे पास हैं आज, तो मैं उन्हें भी चुकाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हूं राइट। फिर सेक्शन 35 बोलता है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न क्या होती है सर? यानी कि रजिस्ट्रार को अपना लेखा जोखा इंफॉर्मेशन देके आनी है कि मैं कौन हूं, कहां रहता हूं, ठीक है, मैं क्या काम करता हूं, मैंने क्या बिजनेस किया, उसमें कितना मैंने प्रॉफिट कमा लिया, कितनी सेल्स कर ली, कितनी है ना एसेट्स अपने पास जमा कर ली, यानी कि अपना पूरा डेटा, अपने पूरे बिजनेस का डेटा आरओसी को देना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है ना। 30 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर, 60 डेज कहां से गिनने हैं? फाइनेंशियल ईयर एंड होने से। आपको पता है ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को एंड होता है। उससे 60 दिन के अंदर आपको एनुअल रिटर्न भरनी है। फिर हम देखेंगे कन्वर्जन, है ना, इनटू एलएलपी, यानी कि पुरानी चीजों का समापन होगा, नए रिश्ते की शुरुआत होगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बिल्कुल नया कहलाता है, जायज कहलाता है, ठीक है। जैसे ही कन्वर्जन होगा प्राइवेट कंपनी का एलएलपी में, तो प्राइवेट कंपनी आपके लिए क्या बन जाएगी? एक्स बन जाएगी। सर मुझे एक्स की बहुत याद आती है, मुझे भी। अनलिस्टेड जब एलएलपी में कन्वर्ट हो जाएगी तो अनलिस्टेड कंपनी आपके लिए एक्स हो जाएगी, ठीक है। और जब कन्वर्जन हो जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, कन्वर्जन का असर क्या होगा, फिर हम ये देखेंगे सर क्या असर है कन्वर्जन का, ठीक है जी बात। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं क्या असर होता है। सबसे पहली बात, जैसे ही आप एलएलपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, चाहे वो पुरानी फर्म हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी नहीं, अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनी हो, तो रजिस्ट्रार सब कुछ चेक कर देख दाख कर आपको क्या दे देगा? सर्टिफिकेट दे देगा राइट, कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं एज अ एलएलपी। आपका नाम एलएलपी के साथ लिखकर रजिस्टर में नोट कर लेगा और आपके सर्टिफिकेट पे आपको लिखा दिखेगा। फिर एक्स को बताना होगा, भैया एक्स को तो बताओगे मैंने नया रिश्ता ढूंढ लिया है, ठीक है ना राइट, मेरी जिंदगी में कोई नया आ गया है,
मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन गाना बजेगा और आपको फिर मूव ऑन हो जाना है, राइट। एक्स कौन हो गए? एक्स कौन होगा? जिनको छोड़ के आए हो आप। एक्स मतलब पुरानी फर्म 1932 एक्ट वाली फर्म को बताना पड़ेगा सर, है ना, मूव ऑन, राइट। पार्टनरशिप के अलावा अगर कन्वर्जन किसका हुआ है? कन्वर्जन हुआ है सर प्राइवेट कंपनी का या अनलिस्टेड कंपनी का, तो प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड कंपनी को भी बताना पड़ेगा सर मूव ऑन, ठीक है ना। और जो नई एलएलपी, जो नया रिश्ता हमने बना लिया है, राइट, न्यू एलएलपी और पार्टनर, उस रिश्ते में जो भी नए एलएलपी और पार्टनर है वो इस एलएलपी एक्ट 2008 के थ्रू बाउंड होंगे। सर समझ चुके हैं? ये बात तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है कि नहीं बात। एक्स की एसेट्स, एक्स का नाम सुन के दुख बहुत होता है ना। एक्स की एसेट्स एंड लायबिलिटी न्यू एलएलपी की होगी, यानी कि जो तुम्हारी एक्स है, ठीक है, राइट, उसकी जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटी है जो तुम्हारे थ्रू जनरेट हुई थी, अब वो नए रिश्ते में आ जाएंगी, नए एलएलपी की हो जाएंगी। अब बात आपको समझ में आ चुकी होगी, राइट, चाहे वो फर्म हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नामुमकिन है दोस्तों, नामुमकिन है पर करना पड़ता है, वक्त लगता है, वक्त हर जख्म का इलाज है, ठीक है ना। तो खुद को उस जख्म से उभारना होगा और अपनी यादों को, एक्स की यादों को मिटाना होगा। सर मैं नहीं मिटा पाऊंगा सर, कबीर सिंह बनने की कोशिश ना करें, ठीक है, और एक्स की यादों को मिटाएं। इसका मतलब क्या है? एक्स की यादों को तुम्हें डिसॉल्व करना पड़ेगा, एक्स को डिसॉल्व करना पड़ेगा, उसकी यादों को, हर एक निशानी को डिसॉल्व करना पड़ेगा। अपने दिल को, टूटे हुए दिल को, चिट्ठी, पत्री, लव लेटर जो भी हो, सबको आग में जलाना पड़ेगा, है कि नहीं बात, राइट। शेर आपको समझ में आएगा, आपको बोलना पड़ेगा, सुना है उसने मेरे खत जला दिए, सुना है उसने मेरे खत जला दिए, सुना है अब वो राख पड़ा करती है कि नहीं बात। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बात जरूर समझ में आनी चाहिए। वाइंड अप, वाइंड अप में क्या होता है, यानी जब हम जब हम एलएलपी को वाइंड अप करेंगे तो एक तो या तो वॉलंटरी वाइंड अप कर दो, सर अपनी इच्छा से हम वाइंड अप करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना पार्टनरशिप एट विल, ऐसे ही आप वाइंड अप कर सकते हैं अपनी इच्छा से, वॉलंटरी, या फिर ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल समझ रहे हो ना, यानी कि कोर्ट उसको वाइंड अप कर सकता है। तो हम ये देखेंगे कोर्ट कब कहेगा वाइंड अप कर दो और अपनी इच्छा से कैसे वाइंड अप होता है। तो धीरे धीरे, है ना, प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। तो शुरू करते हैं सर, क्या लिखा है कानूनी भाषा में। तो देखो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर बहुत आसान है, बस एक एक करके समझ जाओगे। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड एंड ऑडिट, सेक्शन 34 सर, सेक्शन 34। पहली बात देखो, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब हमेशा ही क्या होगा सर, मेन चीज तो यही होती है P&L बैलेंस शीट, है ना, मुद्दे की बात तो यही है। एलएलपी शैल मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज वे प्रिस्क्राइब, ठीक है, रिलेटिंग टू इट्स अफेयर ऑफ ईच ईयर, है कि नहीं बात, हर साल, ये नहीं कि एक बार दे दी जिंदगी भर के लिए काम खत्म हो गया ना। ईच ईयर ऑफ इज एग्जिस्टेंट ऑन कैश बेसिस, ये तो आप जानते हैं अकाउंट्स में कैश हो चाहे एक्रूअल बेसिस हो, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री, ये क्या बात बच्चों वाली बातें हैं, है कि नहीं बात। शेल मेंटेन द सेम एट, मुद्दे की बात है, कहां मेंटेन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको मेंटेन करना है फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। अगली बात, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, ये आप जानते ही हैं, सॉल्वेंसी की स्टेटमेंट आपको देनी पड़ती है एवरी एलएलपी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, कितने महीने में, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है सर, 31 मार्च, उससे 6 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि अप टू 30 सितंबर, ठीक है ना। क्या करेगी एलएलपी, एवरी एलएलपी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, उसे बनाना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी में आपको बता ही चुका हूं, लिख के देना पड़ेगा कि सर मैं अपने करंट डेट्स के लिए और फ्यूचर डेट्स के लिए पूरी तरह तैयार हूं, मेरी इतनी एसेट्स है कि मैं उन्हें चुका सकता हूं, राइट, फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर एज द लास्ट डे ऑफ सेड फाइनेंशियल, यानी उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए आपको अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी बनानी है और सॉल्वेंसी स्टेटमेंट भी देनी है इन सच अ फॉर्म। ये तो कोई पुरानी बातें है ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है कि नहीं बात, उस फॉर्म में जो प्रिस्क्राइब्ड है। सच स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय द, साइन तो होने जरूरी है भाई, बिना साइन के कैसे चलेगा, साइंड बाय द डीपी। कौन साइन करेगा, डीपी साइन करेगा। आपको पता ही है डीपी को ही पावर है, ठीक है ना, जो भी कानूनी कार्रवाई और
इंफॉर्मेशन पास होनी है वो डीपी के थ्रू ही होनी है। अगली बात देखो, एवरी एलएलपी शैल फाइल विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी प्रिपेयर्ड। जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी हमने बताई है, कहां देना पड़ेगा? विद द रजिस्ट्रार एवरी ईयर। पहले में क्या कह रहा है? पहले में तो कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी बनानी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है कि नहीं बात? दूसरे पॉइंट में कह रहा है जो भी आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी बनाई उसे रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा हर साल, इन सच अ मैनर, है ना, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, राइट। पैसे साथ में तैयार रखना, ये लाइन तो आपकी बहुत चहीती लाइन है, आप समझ ही चुके हो। अगली बात देखो, अकाउंट्स ऑफ एलएलपी के अकाउंट्स, है ना, क्या कराने हैं? ऑडिट कराने। बस ऑडिट का नाम सुनते ही खुश हो जाया करना, क्योंकि ये हो गया भैया हमारा रोटी पानी का जुगाड़। ऑडिट तो भैया तुम ही करोगे, तो ये हो गया जुगाड़ सर, ठीक है नहीं बात? अकॉर्डेंस विद द रूल्स एज मे प्रिस्क्राइब, यानी कि सीए वगैरह से कराना है, यही रूल्स है। However, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, माई बाप अगर चाहें तो किसी भी एलएलपी को या किसी भी क्लासेस ऑफ एलएलपी को ऑडिट की रिक्वायरमेंट से, ऑडिट रिक्वायरमेंट से बरी कर सकती है, एग्जेम्प्ट या माफ कर सकती है। जैसे कि अगर कोई एलएलपी, ठीक है ना, जो बिजनेस कर रही है वो ऐसा बिजनेस कर रही है जैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन, तो भैया तुम भले की जैसे काम कर रहे हो और दवाइयां बना रहे हो, तो शायद आपके लिए हम ऑडिट ना कराएं। या फिर कोई अमाउंटिंग लिमिट हो जाती है, जैसे कि ऑडिट तभी होगा जब आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होगा, है कि नहीं बात, या प्रॉफिट इतने रुपए से ऊपर होगा, तो ये लिमिट सेट कर सकती है, ये गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन मुद्दे की बात यह है, ऊपर दी गई बातों को अगर मैंने पूरा नहीं किया, ठीक है जी, तो क्या होगा मेरे साथ? एनएलपी फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। अगर सेक्शन 34 में जो बातें ऊपर लिखी है, मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं, सॉल्वेंसी रेशियो, ऑडिट वगैरह, इन बातों को अगर मैंने पूरा नहीं किया तो भैया तैयार रहना, फाइन। जेल नहीं है, जेल नहीं है भैया, फाइन है, ठीक है ना। कितना? 25 से लेके 5 लाख, राइट। ये फाइन किसके ऊपर है? ये फाइन तो हो गया सर एलएलपी के ऊपर, ठीक है। डीपी तैयार रहे, कितने रुपए लेकर? 10 तो लेने ही लेने हैं, 1 लाख रुपए तक भी जा सकता है। तो एलएलपी के लिए इतना फाइन हो गया और डीपी के लिए इतना फाइन हो गया, राइट। समझ में आ गया ना बात? अभी इसको देख लेंगे एसआरके के थ्रू। पहले देख लेते हैं छोटी सी बात, क्या लिखी है? एनुअल रिटर्न, ठीक है जी। एनुअल रिटर्न यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न की तरह एलएलपी को भी अपने बिजनेस के लिए एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, राइट। किसको? ऑथेंटिकेट विद द रजिस्ट्रार विद इन 60 डेज। कितने दिन? 60 दिन के अंदर। वो हम एसआरके में देख ही चुके थे कि हमें एनुअल रिटर्न 60 दिन के अंदर फाइल करनी है, ठीक है जी। समझ में आ गई ना बात? इन सच फॉर्म और मैनर एंड अकम्पेड बाय द पैसा। पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, ठीक है ना, प्रिस्क्राइब्ड। एनी एलपी फेल्स। दूसरी बात, अगर भैया आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, नॉट फाइल एनुअल रिटर्न, तो क्या होगा? तैयार रहना, कितने रुपए के लिए? एलएलपी तैयार रहे 25,000 मिनिमम और 5 लाख रुपए तक के लिए। और साथ के साथ इफ द एलपी कंटेंट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, तो डीपी तैयार रहे कितने रुपए लेकर? 10,000 के लिए तैयार रहेगा ही रहेगा, वो जो 1 लाख तक जा सकता है। यानी कि अगर आप देखो तो पेनल्टी किन दोनों सेक्शंस की कुछ एक जैसी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं? सर सजा मिलेगी, पेनल्टी मिलेगी और बराबर मिलेगी। ये भाई साहब 34 के हिसाब से मुस्कुरा तो रहे हैं, तो 34 के हिसाब से पेनल्टी कितनी थी? 34 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट, ठीक है, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट। एलएलपी को थी 25 से 5 लाख तक। डीपी को, मुस्कुराओ मत, डीपी को 10 से लेकर 1 लाख, 25 से 5, 10 से लेकर 1 लाख। क्या ये पेनल्टी दोनों में शेम टू शेम है कि नहीं है? तो क्या लिखोगे? सर शेम टू शेम है। यानी कि 34 की याद कर लो वही 35 पे लगा देना, चाहे 35 की याद कर लो वही 34 पे लगा देना। दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, वरना गोलियां चल सकती हैं, राइट। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी।
अगले सेक्शन की तरफ कदम बढ़ाते हैं भाई और बहनों, कन्वर्जन। अगर बात समझ में आ रही है तो कन्वर्जन मैंने आपको SRK में ही क्या कर दिया, समझा दिया है। देखो देखो नालायको, देखो 56, 57 और 58 तीन सेक्शन पढ़ने हैं। 56 प्राइवेट इनटू LP, 57 अनलिस्टेड इनटू LP और 58 उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। इफेक्ट 3 है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक्स को बताना पड़ेगा, ठीक है। नए LP और पार्टनर LP एक्ट के थ्रू बाउंड हो जाएंगे। एक्स की लायबिलिटी और एसेट्स आपकी मानी जाएगी और एक्स की यादों को मिटाना है। तो ये 5 बातें आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे और याद करेंगे। इन्हीं 5 को, है ना, देखो लॉ की लैंग्वेज में कैसे दिया गया है। सबसे पहला सेक्शन 55 फर्म, ठीक है जी। बात किसमें कन्वर्ट हो सकती है, LP में कन्वर्ट हो सकती है। और आप जानते हैं उसके लिए कौन सा लगता है, सेकंड शेड्यूल लगता है। याद आ गया, हाँ सर बिल्कुल याद आ गया। सेकंड प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो सकती है LP में, राइट। कौन सा शेड्यूल लगता है, थर्ड शेड्यूल लगता है। सर याद आ गया, ये तो हमने सबसे पहली क्लास में ही याद कर लिया था। अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी कन्वर्ट हो सकती है, शेड्यूल कौन सा लगता है, फोर्थ शेड्यूल लगता है। आई होप वही पुरानी बातें हैं, है ना, वही पुरानी यादें हैं। रजिस्ट्रेशन पे आते हैं, यानी कि मुद्दे की बात है, इफेक्ट क्या होगा, क्या असर होगा जब हम नया रिश्ता अपना लेंगे। पहला, रजिस्ट्रार ऑन सेटिस्फाई दैट फर्म, ध्यान से पढ़ना बहुत आराम से, क्योंकि बहुत सारे कॉमा लगे हैं तो कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। रजिस्ट्रार ऑन सेटिस्फाइंग दैट अ फर्म, या प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी, तीन ही तो है, या तो फर्म होगी या प्राइवेट कंपनी होगी या अनलिस्टेड कंपनी होगी, जो किस में कन्वर्ट हो रही है, जो LLP में कन्वर्ट हो रही है। एज द केस में भी हैज कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल्स, प्रोविजन, इस एक्ट के हिसाब से उन्होंने सारे शेड्यूल को फॉलो कर दिया, इस एक्ट के सारे प्रोविजन को फॉलो कर दिया, रूल्स भी फॉलो कर दिया। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इशूड अ सर्टिफिकेट, तो क्या करेगा, है ना, सर्टिफिकेट इशू करेगा। यहां कॉमा लगाते हैं, उनके, है ना, फर्म के, प्राइवेट कंपनी के और लिस्टेड कंपनी के डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेगा और सर्टिफिकेट इशू कर देगा, जिससे वो क्या बन जाएंगी, LLP बन जाएंगी। ठीक है, तो मुद्दे की बात देखो, सबसे पहले हाईलाइट करेंगे रजिस्ट्रार, जो इन तीनों के डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेगा और देखेगा सारे के सारे रूल्स प्रोविजन सब क्या है, अप्लाइड है। इश्यू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, इन सच फॉर्म एज द रजिस्ट्रार में डिटरमाइन स्टेटिंग दैट LLP इज फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट, जो भी डेट उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर लिखी है उस डेट से LLP क्या हो चुकी है, जिंदा हो चुकी है, राइट। स्टेटिंग दैट LLP फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेसिफाइड सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, वो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो चुकी है। उम्मीद है बिल्कुल सिंपल सी बात, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो कि भाई फर्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी जब भी LLP में कन्वर्ट होगी तो रजिस्ट्रार चेक करेगा सारे के सारे प्रोविजन, रूल्स, है ना, शेड्यूल को फॉलो किया गया है। ये चेक करने के बाद रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा और उस सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखी होगी उस डेट से वो LLP रजिस्टर्ड मानी जाएगी इस एक्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, बात सर समझ में आ चुकी है। सेकंड बात भी है ना, बहुत ही आराम से पढ़ने वाली है। देखो क्या लिखा है, LLP shall within 15 days of the date of registration inform the concerned registrar of the firm or the registrar of the company, यानी कि X को, है ना, बताना पड़ेगा कि भाई हमने नया रिश्ता अपना लिया, X को बताना है। तो यही बात तो यहां लिखी है, X को जाके बताएं कि हमने नया रिश्ता, है ना, अपना लिया है। तो देखो क्या लिखा है, ध्यान समझना, LLP जो अब नए रिश्ते में आ चुकी है, LLP बन चुकी है, 15 दिन के अंदर, समय भी कितना है, 15 दिन है भैया, बहुत समय, सोच समझ के बता दो। ठीक है, 15 दिन कहां से गिनने, रजिस्ट्रेशन की डेट से जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा है। ठीक है जी, बात क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। अगर पहले वाली जो X है वो फर्म है, ठीक है, राइट, या फिर अगर कंपनी है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, जो भी है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, राइट, with which it's registered under the provision of this partnership act, जो फर्म पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड थी, या जो प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 में रजिस्टर्ड थी, जो भी केस है, क्या बताना है, LLP shall within 15 days about the conversion of the particular of the LLP in such form and manner as may be prescribed, उसको बताना पड़ेगा कि भैया हम कन्वर्ट हो चुके हैं, नया रिश्ता अपना चुके हैं। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी।
तीसरी बात देखो, ध्यान से पढ़ने वाली फिर से, अपॉन सच कन्वर्जन, जैसे ही फर्म या कंपनी किस में कन्वर्ट हो गई, LLP में कन्वर्ट हो गई, कन्वर्ट होते ही, ठीक है ना, पार्टनर्स ऑफ द फर्म कौन सी, 1932 वाली, उस फर्म के पार्टनर, प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर, ठीक है ना, द LLP ऑफ विच सच फर्म और सच कंपनी हैज कन्वर्टेड एंड द पार्टनर ऑफ LLP शैल बी बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ द वेरियस शेड्यूल एज द केस मे बी। तो जो अब नए LLP के अंदर, है ना, पार्टनर बन गए हैं, पुरानी फर्म के पार्टनर और शेयर होल्डर जो नई LLP फर्म के पार्टनर बन चुके हैं, उनके ऊपर क्या लगेगा, शैल बी बाउंड बाय प्रोविजन ऑफ द वेरियस शेड्यूल एज द केस में भी, उनके ऊपर ये वाला LLP एक्ट लगा दिया जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी, उन पार्टनर्स के ऊपर भी और LLP के ऊपर भी। ठीक है जी बात, द LLP, ठीक है ना, राइट, एंड द पार्टनर्स ऑफ LLP जो नई बन गई और पार्टनर्स ऑफ LLP किससे बाउंड हो गए हैं, बाउंड हो गए इस एक्ट के प्रोविजन और शेड्यूल से। अगली बात देखो, अपॉन सच कन्वर्जन, ठीक है, किस डेट का कन्वर्जन, जो सर्टिफिकेट पे लिखा होगा ना उस डेट से, यानी कि कन्वर्जन की डेट से जो भी इफेक्ट्स होंगे, इफेक्ट्स, राइट, वो वही होंगे जो शेड्यूल्स में दिए गए होंगे। ऑब्वियसली बात है, जब मैं फर्म से LLP में आया हूं तो शेड्यूल 2 लगा होगा, प्राइवेट कंपनी से LLP में गया हूं तो शेड्यूल 3 लगा होगा, और अनलिस्टेड कंपनी से LLP में गया हूं तो शेड्यूल 4 लगा होगा। तो जो भी कन्वर्जन के इफेक्ट्स हैं, वो आपके ऊपर लागू हो जाएंगे जो इफेक्ट्स शेड्यूल में दिए गए हैं। तो शेड्यूल हमें डिटेल में घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें एक्ट पढ़ना है, शेड्यूल्स के बारे में डिटेल में नहीं जाना। तो बस इतनी बात ध्यान रखो, कन्वर्ट होते ही जो भी इफेक्ट्स शेड्यूल में दिए गए हैं वो सारे आपको अपनाने पड़ेंगे। राइट, आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगली बात देखो, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे ही मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया उसका असर क्या होगा, यानी कि अब रिश्ता नया, है ना, नया रिश्ता हो गया, नया रिश्ता है कि नहीं बात, नया रिश्ता होते ही क्या होना है, देखो ध्यान से, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। नॉट विद स्टैंडिंग तो अब भली भांति अब समझ चुके हैं, कई बार आ चुका है, इन स्पाइट ऑफ, यानी कि कुछ भी लिखा हो अदर लॉ में, किसी और लॉ में कुछ भी लिखा हो, हमारी ये बात मानी जाएगी। ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होते ही, है कि नहीं बात, जो डेट सर्टिफिकेट में लिखी है, राइट, एज द केस में भी क्या होगा, देयर शैल बी अ LLP बाय द नेम स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट, यानी कि उस LLP को किस नाम से जाना जाएगा, जो नाम सर्टिफिकेट में लिखा होगा। यानी कि अगर मैंने अंकुर LLP बनाई है तो अंकुर LLP किस नाम से जानी जाएगी, जो नाम सर्टिफिकेट में लिख के दिया जाएगा। सर्टिफिकेट में सिर्फ अंकुर LLP लिखा है तो भैया मैं अंकुर LLP, अगर सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रार ने लिख दिया अंकुर अग्रवाल एंड LLP तो भैया अंकुर अग्रवाल एंड LLP ही कहा जाएगा। लिख दिया अंकुर बाबा एंड LLP तो भैया अंकुर बाबा LLP ही माना जाएगा, उस नाम से जाने जाओगे आप जो सर्टिफिकेट में लिखा होगा। सर्टिफिकेट ही, है ना, आपके लिए सर्वोपरि है, गीता है। अगला असर क्या होगा, अगला असर आपको पता ही है क्या होना है, ठीक है, पुरानी एक्स की जितनी भी असेट्स लाइबिलिटी हैं, चाहे वो टेंजिबल हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, इंटेंजिबल हो, है कि नहीं बात, राइट, सारी असेट्स, इंटरेस्ट, राइट, प्रिविलेज, लाइबिलिटी भी, ठीक है ना, ऑब्लिगेशन भी रिलेटेड टू द फर्म एक्स की, है ना, लाइबिलिटी, और कंपनी जो एक्स कंपनी है, एज द केस में बी द होल ऑफ द अंडरटेकिंग, यानी कि पूरा का पूरा बिजनेस, है ना, राइट, पहाड़ को अपने हाथों में उठा लेना, बिजनेस को पहाड़ को अपने हाथों में उठा लेना और भैया LLP के यहां रख देना। एज द केस में भी शैल बी ट्रांसफर टू द एंड वेस्टेड मतलब सौंपना, ठीक है जी बात, सौंपना, यानी वेस्टेड इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विदाउट एनी एश्योरेंस एक्ट और डीड, यानी कि इसमें कोई एश्योरेंस देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भरोसा दिलाने की जरूरत नहीं है, भैया ऑटोमेटिक ऐसा ही होना है। पुराने एक्स फर्म की और एक्स कंपनी की जितनी भी असेट्स लायबिलिटी हैं वो सब नए रिश्ते में LLP में आती उसकी असेट्स लायबिलिटी मानी जाएगी, ठीक है जी बात।
लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट, द फर्म और द कंपनी एज द केस में बी शैल बी डीम टू बी डिसॉल्व। यादों को, याद आया, पुरानी यादों को भाई मिटाना पड़ेगा, दिल पे पत्थर रख के मिटाना पड़ेगा, और क्या मानना पड़ेगा, डीम्ड टू बी डिसॉल्व। यानी कि पुरानी 1932 वाली फर्म और प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी को हम डीम्ड टू बी डिसॉल्व मानेंगे, रिमूव फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। यानी कि उनका रिकॉर्ड रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से डिलीट करना पड़ेगा, राइट, और आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वो उस कंपनी का रिकॉर्ड डिलीट करेगी। एज द केस में भी, एज द केस में भी समझ लो क्यों लिखा होता है, एज द केस में भी क्यों लिखा है, एज द केस में भी, यानी कि अगर केस फर्म का है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म यादों को मिटा देगा, और अगर कन्वर्जन किया है किसी कंपनी का एलएलपी में तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यादों को मिटा देगा। तो इन दोनों में से, फर्म या कंपनी, इन दोनों में से जिसका कन्वर्जन हुआ है उसका रजिस्ट्रार यादों को मिटा देगा। बीच में कबाब में हड्डी आई फॉर एन एलएलपी, ठीक है, उन्होंने कहा सर बीच में मुझे भी ले लो, ठीक है, हाँ भैया बताओ आप भी। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ नियम रूल्स बनाएगी फॉरेन एलएलपी के लिए। तो पहला रूल किस चीज के रिलेटेड बनाएगी सर, पहला रूल बनाएगी प्लेस ऑफ बिजनेस। आप भैया कहां पर प्लेस ऑफ बिजनेस खोल सकते हैं इंडिया के अंदर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी किस हिसाब से आपको प्लेस ऑफ बिजनेस है ना लगाना है इंडिया में। इन शॉर्ट फैक्ट्री खोलने से रिलेटेड क्या रूल्स हैं, जैसे हमारे लिए वैसे उनके लिए भी रूल्स बनाए गए हैं कि फैक्ट्री वगैरह लगाओगे तो क्या फॉलो करना है। और क्या रूल्स बनाएगी, रूल्स बनाएगी हाउ टू कैरी ऑन देयर बिजनेस, कैसे बिजनेस फॉलो किया जाता है। यानी रूल्स बनेंगे दो चीजों के लिए, एक प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए रूल बनाया जाएगा है ना इंडिया में, कैसे प्लेस ऑफ बिजनेस लगाना है, और एक रूल्स बनाया जाएगा बिजनेस कैसे चलाना है। बिजनेस जब चलाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है, हम आपके लिए क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे इनकॉर्पोरेट, एक ही बात है अप्लाई या इनकॉर्पोरेट है ना, इसको ब्रैकेट में करते हैं। चाहे आप मॉडिफिकेशन के साथ रूल लगा दें, चाहे आप एज इट इज लगा दें, जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है उसके हिसाब से आप रूल लगा दें, तो उसको ब्रैकेट में जो लिखा है उसको लग रखते हैं, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल्स फॉर कैरी ऑन द बिजनेस है ना, एज पर द प्रोविजन ऑफ या बाय अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 1956। यानी कि जो फॉरेन एलएलपी इंडिया में आएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए रूल बनाएगी कि कैसे आपको प्लेस ऑफ बिजनेस लगाना है इंडिया में, और कैसे इंडिया में बिजनेस करना है, किसके साथ, विद द रूल ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013। आयो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। या फिर किन रूल के अकॉर्डिंगली, अगर कंपनी एक्ट 2013 है, 1956 के रूल नहीं लग रहे तो उस मैकेनिज्म से जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा, यानी सच मैकेनिज्म विच कंपोजिशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उम्मीद है बात आप हिंदी में लिखते जा रहे होंगे, ठीक है जी। अब आखिरी पड़ाव आता है दोस्तों, आखिरी पड़ाव, ठीक है, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, वाइंड अप और डिसोल्यूशन, राइट। वाइंड अप वर्ड क्यों दिया, क्योंकि कंपनीज एक्ट में जब कंपनी को डिसॉल्व करते हैं तो वाइंड अप बोलते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जब पार्टनरशिप को बंद करते हैं तो डिसोल्यूशन बोलते हैं। यहां डैडी मम्मी दोनों के ही है ना गुण आते हैं, तो डैडी ने क्या बोल दिया, वाइंड अप, मम्मी ने क्या बोल दिया, डिसोल्यूशन, तो भैया दोनों ही, बच्चे ने कहा मैं मम्मी पापा दोनों ही बातें लिख लेता हूं, ठीक है ना। वाइंड अप एंड डिसोल्यूशन, इसलिए वर्ड दोनों दे दिए, मजे ले लिए इन्होंने भी, ठीक है। वाइंड अप ऑफ एलएलपी में भी आइदर वॉलेंट्री, मैं आपको एसआरके में बता चुका हूं, वॉलेंट्री होगा या फिर ट्रिब्यूनल और एलएलपी के द्वारा होगा, राइट। सो वाउंड अप में बी डिसॉल्व। अगली बात आती है मुद्दे की, भाई वाउंड अप होना कब है, क्या है वो खतरनाक सर्कमस्टेंसेस जब एलएलपी बंद हो जाएगी। पहला, एलएलपी खुद, इफ द एलपी डिसाइडेड एलपी वुड बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, एलपी खुद कह रही है कि हम तो कैसे डिसॉल्व कराएंगे, ट्रिब्यूनल से डिसॉल्व कराएंगे, ठीक है। स्कूल में है ना तुमने शैतानी कर दी, बम फोड़ दिया प्रिंसिपल ऑफिस में, राइट, प्रिंसिपल ऑफिस में पिताजी को बुलाया गया, पिताजी ने बोला रहपट कैसे खाएगा, मुझसे मम्मी से, है कि नहीं बात, तो तुमने कहा मैं खुद डिसाइड करूंगा कि पिताजी चाटे लगाए या मम्मी चाटे लगाए, आप खुद डिसाइड कर लो,
ऐसे ही यहां पे लिखा है एलएलपी खुद डिसाइड कर रही है कि भैया पिताजी है ना क्या करेंगे, हमारा बाउंड अप करेंगे, हमें कूट सकते हैं ट्रिब्यूनल, राइट। तो एलएलपी खुद ट्रिब्यूनल के पास जा रही है, आपको खुली छूट है डिसाइड करने की। इफ अगली बात जो बहुत ही मजेदार है, चांद तारे लगाना याद है, अगर दो ही पार्टनर हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर, एक चला गया, मेरा दम घुटता है यहाँ पे, और 6 महीने तक एक अकेला पार्टनर तन्हा क्या कर रहा है, बिजनेस चला रहा है, तो भैया 6 महीने के बाद एक तो वो पार्टनर पर्सनली लायबल हो जाएगा, राइट, और फर्म और एलएलपी क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। इफ फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा, द नंबर ऑफ पार्टनर एलएलपी इज रिड्यूस बिलो 2, यानी अकेला ही रह गया, राइट, तो वाउंड अप, डिसॉल्व। तीसरा, कब होगा डिसोल्यूशन, इफ एलएलपी इज अनेबल टू पे द डेट, यानी कि इंसॉल्वेंसी के कगार पर, इंसॉल्वेंसी के कगार पर है, तो भैया क्या करो, बंद कर दो। और कब हो सकता है डिसोल्यूशन, इफ द एलपी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट, हित, या इंटरेस्ट का मतलब क्या है, हित, किसके हित में काम नहीं कर रही, किसके हित के अगेंस्ट जा रही है, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर, यानी कि हमारे देश हित के अगेंस्ट, यानी कि आपने इंफॉर्मेशन सप्लाई कर दी आईएसआई को, है कि नहीं बात, राइट, आईएसआई एजेंट को आप इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं और पकड़े गए, ठीक है, या फिर आप किसी आतंकवादी घटना में इन्वॉल्व थे और आतंकियों से आपका रिलेशन था, तो भैया देश हित में काम नहीं है, जैसे वो पिक्चर दिखाई दे ना, सरफरोश, है ना, मिर्ची सेठ, अब तुम्हारे आतंक के इस खेल को हम खत्म करेंगे, है ना, मेजर बेग, याद आ गई ना बात, यानी कि वो जो डिप्लोमेट था वो भी क्या करता था, आतंकी खेल इंडिया में, है ना, करता था, और आमिर खान ने, राइट, उसको पकड़ा। तो पकड़ने के बाद ये कहा जाता है कि आपने क्या काम किया है, आपने अगेंस्ट द इंटीग्रिटी या अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया काम किया है, आपकी एलएलपी इस काम में शामिल थी, तो भाई साहब चुपचाप, है ना, चुपचाप मान लेना भैया अब तो डिसॉल्व होना ही होना है। अगर एलएलपी ने डिफॉल्ट किया किसमें, विद फाइलिंग द रजिस्ट्रार द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, यानी कि एलएलपी ने सॉल्वेंसी स्टेटमेंट और अकाउंट स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, राइट, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, जो हमने ऊपर पढ़े, कितने साल तक, सबसे खतरनाक डेंजर बना लेना 5 साल तक, ठीक है ना, यानी 5 साल तक, तो क्या होगा सर, 5 साल तक फाइल नहीं करे चलेगा, ऐसा है क्या, ना मुन्ना ना, अगर आपने 1 साल फाइल नहीं किया तो उसकी डेट निकलते ही पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है, पेनल्टी के साथ फाइल करना पड़ेगा, तो 5 साल तक आपको चांस तो है रिटर्न फाइल करने का, लेकिन पेनल्टी के साथ आपको फाइल करनी पड़ेगी, और 5 साल के बाद तो एलएलपी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व कर दी जाएगी, कंसेक्यूटिव 5 ईयर, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है जी बात। अगली बात देखते हैं सर क्या लिखा है वाइंड अप के बारे में, इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट जस्ट एन इक्विटेबल, याद आ गया जैसे पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, कि भैया अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कोई भी जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है जिसकी वजह से एलएलपी को डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो वो एलएलपी को डिसॉल्व कर देगा, राइट। और डिसोल्यूशन के जो भी रूल्स है वो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मेक द रूल्स फॉर द प्रोविजन रिलेशन टू वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी, यानी कि एलएलपी के डिसोल्यूशन के रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से सेक्शन समझ में आ गए होंगे, ये सारे के सारा एसआर के आपको समझ में आ चुका होगा, और ये पेनल्टीज की बातें भी आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब आते हैं हम मिसलेनियस। सर मिसलेनियस मतलब ऐसी टुच्ची मुच्ची बातें सुनना, लेकिन टुच्ची मुच्ची बातें हैं बड़ी मजेदार। बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर विद एलएलपी, यानी कि क्या कोई पार्टनर बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन, कमर्शियल लेन देन अपने एलएलपी के साथ कर सकता है। पता किस तर्ज पे बनाया गया ये, सेम कंपनी, क्या आप एज अ शेयर होल्डर या मेंबर कंपनी के साथ कोई बिजनेस डील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। भाई मैं शेयर होल्डर हूं, मैं कंपनी को, है ना, कोई सामान सप्लाई कर रहा हूं, माल सप्लाई कर रहा हूं, मेरे पास, है ना, इस चीज की मैन्युफैक्चरिंग है और कंपनी भी उस चीज में काम करती है, तो मैं उसको दे रहा हूं, तो उसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, क्या टेंशन है कि नहीं बात? तो वही लिखा है, अ पार्टनर में लैंड मनी, पार्टनर लोन दे सकता है किसको? एलएलपी को। किसकी तरह की बात चल रही है? जैसे हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ते थे कि पार्टनर ने क्या दिया है? एडवांस दिया है कि नहीं बात? लोन दिया है पार्टनरशिप को, सेम बात यहां लिखी है।
ट्रांजैक्ट अदर बिजनेस, कोई और बिजनेस भी कर सकता है पार्टनर विद एलएलपी। द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लोन से रिलेटेड भी और ट्रांजैक्शन रिलेटेड भी, जैसे आप बाहर वालों के साथ करते हैं सेम तरीके से काम चलेगा, राइट। अब एक बार मैंने क्या देखा कि भैया मेरे एक रिलेटिव क्या, मैं गया, उनकी एक दुकान है, राइट। अब नॉर्मली कन्फेक्शनरी की दुकान है, दुकान में उनका बहुत सारा सामान रखा है। अब घर से कॉल आई, ब्रेड भिजवा दो। मैंने कहा भाई ठीक है ब्रेड भिजवा देंगे, घर से कॉल आई, घर से कॉल आई थी उनकी, उन्होंने ब्रेड उठाई, अपनी ही दुकान से खुद ब्रेड उठाई, अपनी ही जेब से 30 रुपीज निकाले और गल्ले में रख दिए। मैंने कहा ये क्या किया, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा भाई देखो, है ना, मैं भले ही एक दुकानदार हूं लेकिन मैं तो सेपरेट लीगल एंटिटी जैसा ही काम करता हूं भैया, मैं अलग हूं, दुकान अलग है। अगर मेरी ये दुकान ना होती परचूने की तो मैं कहीं बाहर जाता, तो बाहर जाके भी मैं 30 रुपए देता, ब्रेड देता। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ही गल्ले में यानी अपने ही बिजनेस से सामान खरीद लिया, ठीक है, ब्रेड खरीदी और अपने ही जेब से अपने बिजनेस को 30 रुपए दे दिए। तो बिल्कुल वैसे ही काम किया जैसे मैं किसी बाहर वाले के साथ करता हूं और उससे 30 रुपए लेता हूं और उसे ब्रेड देता हूं। मैं अपने आप को भी बाहर वाला मान के अपने बिजनेस से डील करता हूं। यही बात तो लिखी है। जैसे आप बाहर वाले से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन लेते हैं, सेम राइट एंड ऑब्लिगेशन उस पार्टनर और एलपी के बीच में भी रहेंगे। समझ गए सर बात, राइट। अगला देखो, एप्लीकेशन प्रोविजन कंपनीज एक्ट, ये बड़ी मजेदार बात है, सुनना ध्यान से। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है सुनना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कंपनीज एक्ट के किसी भी प्रोविजन को, कंपनीज एक्ट के किसी भी प्रोविजन को एलएलपी पे लग जाना चाहिए सर ऐसा कौन सा हो सकता है? मान लो अल्ट्रा वायरस, याद आ गया एशबरी रेल वाला केस, या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अल्ट्रा वायर्स और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है किसके ऊपर लगा दिए जाए, एलएलपी के ऊपर भी लगा दिए जाए। पर क्या अभी तक डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और अल्ट्रा वायर्स, राइट, एलएलपी पे लगे? कहीं पड़ा? कहीं नहीं पड़ा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को यह लगता है कि ये दोनों डॉक्ट्राइन इतने शानदार हैं कि इनको एलएलपी के ऊपर भी लगाना चाहिए। पापा से बोल देते, पापा अपने ये वाले गुण भी किनको दे दो, एलएलपी को दे दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो ये डॉक्ट्राइन भी किसके ऊपर लगा सकती है, एलएलपी के ऊपर लगा सकती है। देखो यही लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, बस क्या होगा, नोटिफिकेशन निकाल देंगे, ऑफिशियल गजेट है कि नहीं बात, राइट। यानी कि एक तरीके से पार्लियामेंट, ऑफिशियल गजेट को बोला जाता है हिंदी में भारत का राज्य पत्र, यानी लिख कर नोटिफिकेशन निकाल देंगे। डायरेक्ट दैट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, एनी ऑफ द प्रोविजन मतलब इनमें से कोई भी या कोई और प्रोविजन जो ठीक लगता है राइट, और उसे हमने ऑफिशियल गजेट यानी कि राज्य पत्र में लिखा है, वो किसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है जी। शैल अप्लाई टू एलपी विद सच एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन, या फिर गवर्नमेंट कह रही है भैया सेम टू सेम नहीं लगा रहे, उसमें कुछ चेंज कर देते हैं, कुछ उसमें से कुछ हिस्सा उठा लेते हैं, कुछ रहन देते हैं, ठीक है ना। जो भी नोटिफिकेशन आप लिखेंगे उस हिसाब से वो एलएलपी के ऊपर लग जाएगा। अब जो आपने नोटिफिकेशन निकाल दी उसका क्या करना है, उसकी कॉपी यानी उसकी जेरोक्स, ठीक है, वो इश्यू कर देनी है, राइट। यानी जो भी आपने मान लो ये रूल लगा दिया इंडोर मैनेजमेंट, तो इंडोर मैनेजमेंट के रूल की जो कॉपी है ऑफिशियल गजेट में जो दी गई है उसकी कॉपी क्या करेंगे आप, शैल बी लेड इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट वाइल इन सेशन ईच हाउस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, हाउस मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाएगा। कितने दिन के लिए, फॉर टोटल 30 डेज, ठीक है, 30 दिन में। 30 दिन में आपको पता है लोकसभा में सेशन चलते हैं, सेशन 1 हो या 2 हो या 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा सेशंस वहां चले हो 30 दिन में, राइट। और वो क्या कर रहे हो, जो गोले फेंक रहे हैं, है ना, कभी वो जो बैठे होते हैं अंकल जी बिल्कुल चेयरमैन की पोजीशन पे है ना, उसके ऊपर मार मार कैसे करके गोले फेंक रहे हैं, बताओ वहां उनकी टेबल पे चढ़ रहे हैं, है ना। ये पार्लियामेंट की हालत हो रही है हमारी, राइट। तो फिर सेशन एंड हो गया, उन्होंने कहा भैया सेशन डिसॉल्व, ये तो भैया खतरनाक लोग हैं, सेशन डिसॉल्व करो। फिर अगला सेशन शुरू हुआ कुछ, है ना, दिन में, फिर उसी पीरियड में और सेशन शुरू हो गए। तो जितने भी सेशन है उन सब सेशन जो भी रखे गए हैं, तो भाई आपको वो प्रपोज्ड, ठीक है, ड्राफ्ट अल्ट्रा वायरस इंडोर मैनेजमेंट का उस पार्लियामेंट, दोनों पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा। इफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेशन इमीडिएटली फॉलोइंग द सेशन ऑफ सेशन, यानी कि सेशन खत्म होने से पहले, चाहे वो 1 सेशन हो या 2-3 सेशन हो, उन सेशन खत्म होने से पहले दोनों हाउसेज ने क्या किया, यानी आखिरकार कुछ तो अच्छा काम किया, फैसला निकाला कि भाई
डिसअप्रूविंग द इश्यू, भैया अब ये वाले जो रूल है ना इंडोर मैनेजमेंट वाले, ये भैया डिसअप्रूव ना, एलएलपी पे नहीं लगेंगे। या फिर दोनों ने क्या फैसला निकाला, चलो एक काम करते हैं, लगा देते हैं विद मॉडिफिकेशन, ठीक है ना, कुछ इसमें चेंजेस करके एलएलपी के ऊपर लगा देते हैं। तो भैया अगर डिसअप्रूव हो गया, ठीक है जी, डिसअप्रूव हो गया तो बात खत्म, राइट, द नोटिफिकेशन शैल नॉट बी इशूड, तो भैया नोटिफिकेशन इशू किया ही नहीं जाएगा क्योंकि मैटर डिसअप्रूव हो गया। अगर अप्रूवल ये हुआ कि विद मॉडिफिकेशन लगा दो, अप्रूवल ये हुआ कि भैया विद मॉडिफिकेशन लगा दो, तो क्या होगा इस केस में, वो नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगी विद सच मॉडिफिकेशन जो एग्रीड की गई है बोथ द हाउसेस, राज्यसभा लोकसभा ने जो भी मॉडिफिकेशन अप्रूव कर दी उस अप्रूव्ड मॉडिफिकेशन के साथ ये वाले रूल एलएलपी पर लगा दिए जाएंगे। उम्मीद है बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पावर रखती है। सर मजा आ गया, ठीक है। और भैया आखिरी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। आपको पता ही है कि भाई जो भी हमें डॉक्यूमेंट देने हैं आरओसी में वो ई फाइलिंग करनी है, पेपर फॉर्म में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही जाने हैं। डिजिटल जमाना है तो डिजिटल अपनाना है। जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, फाइल वहां पे देने हैं, रिकॉर्डेड, रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड कराने हैं, या रजिस्टर्ड, या रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराने हैं डॉक्यूमेंट के, भैया हमारे डॉक्यूमेंट अपने यहाँ रजिस्टर्ड कर लो, रख लो अपने डेटाबेस में। अंडर दिस एक्ट वो डॉक्यूमेंट फाइल्ड होंगे, भैया अगर फाइल करने हैं तो ये वर्ड आएगा, ठीक है, रिकॉर्ड करने तो रिकॉर्ड वर्ड आएगा, ऑब्वियसली बात है, राइट, और रजिस्टर्ड करने तो रजिस्टर्ड वर्ड आएगा। इन सच अ मैनर और सब्जेक्ट टू कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसा कहा जाएगा उसी मैनर में, और जैसा कहा गया है ना, कैसा कहा गया है सर, ई फाइलिंग करनी है कि नहीं, बात यही कहा गया है, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है, राइट। अ कॉपी, सुनना ध्यान से, सेकंड और थर्ड बहुत ही खतरनाक बात है। अ कॉपी ऑफ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड विद और सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार which is supplied issued by the registrar certified through digital signature as per the information technology to be true copy of the extract from the document shall in the proceeding be admissible evidence equally valid in the original document। सर जाते जाते है कि नहीं बात, क्या कह गए, ठीक है सर, बात जमी क्या, बिल्डिंग से ऊपर निकल गई। ऐसी सेम प्रोसीडिंग इस चीज पे लिखी है, राइट। सुनना ध्यान से, पहले सुनना ध्यान से क्या कह रहा है, पहले मैं आपको बताता हूं ये है क्या, फिर आप इसको फिर पढ़ना, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। पॉइंट नंबर 2 सेक्शन 68 पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे पहले, ठीक है जी। सेक्शन 68 पॉइंट नंबर 2 बताता हूं क्या है। पहले इन दोनों भाई साहब को थोड़ा सा साइड करते हैं, आप सर थोड़ा साइड हो जाए प्लीज, हाय थोड़ा साइड हो जाए, हाय आप भी इधर आ जाएं, और भाई साहब आप भी गुस्सा ना करें, इधर आ जाएं। फिर बात आती है किसकी, सेक्शन 68 की। क्या लिखा है दूसरे पॉइंट में, हिंदी में लिख लो तुम, देखो दिख रहा है कुछ सर, कुछ तो दिख रहा होगा ना, आपकी नजरों के सामने है, इस बात को जिगर तक पहुंचाएंगे। सेक्शन 68 पॉइंट नंबर 2 हिंदी में लिखो, देखो जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को ई फाइल किए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट, बोल रहा हूं राइटिंग में मत जाना, है कि नहीं बात, जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को ई फाइल किए हैं और रजिस्ट्रार ने वो डॉक्यूमेंट्स जेरोक्स करे, रजिस्ट्रार ने वो डॉक्यूमेंट जेरोक्स करे और क्या लगाया, उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर लगाए, है कि नहीं बात, समझ में ना बात। भैया मैंने कोई डॉक्यूमेंट, एलएलपी ने कोई डॉक्यूमेंट किसको दिए, रजिस्ट्रार को दिए, रजिस्ट्रार ने उसकी फोटो कॉपी कर ली या उसको कॉपी में कन्वर्ट कर लिया, राइट, फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली, है ना, कंप्यूटर के अंदर ही चल रही है बात, कॉपी पेस्ट कर लिया, उस कॉपी पर रजिस्ट्रार ने अपने डिजिटल सिग्नेचर लगाए, डीएस, अपने सिग्नेचर, यानी रजिस्ट्रार के सिग्नेचर हो गए, भाई साहब रजिस्ट्रार के सिग्नेचर, इतनी बड़ी बात कह दी, है कि नहीं बात, रजिस्ट्रार के सिग्नेचर हो गए, तो उन डॉक्यूमेंट को आप झूठे साबित कर दोगे या उन डॉक्यूमेंट को बोल दोगे झूठ है, इतनी पावर है क्या, नहीं ना। तो लॉ में लिखा है जिन डॉक्यूमेंट को आपने दिया है उन डॉक्यूमेंट पर रजिस्ट्रार के सिग्नेचर हैं, डिजिटल सिग्नेचर हैं, राइट, और वो डिजिटल सिग्नेचर डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा करे गए हैं किसी भी कारणवश, तो कोर्ट क्या मानेगा, कोर्ट उन डॉक्यूमेंट को ट्रू कॉपी मानेगा, बिल्कुल किसकी तरह मानेगा, बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की तरह मानेगा।
ठीक है, फिर से सुन लो, कोई भी डॉक्यूमेंट एलएलपी ने रजिस्ट्रार को दिए, रजिस्ट्रार ने उसकी कॉपी बनाई, उस पर डिजिटल सिग्नेचर लगाए, कोर्ट में भेज दिया, तो कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को जिसके ऊपर रजिस्ट्रार के डिजिटल सिग्नेचर है ट्रू कॉपी मानेगा, वो बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी की तरह ही माने जाएंगे, उनके ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती, और उन डॉक्यूमेंट को जिस केस के लिए मंगाया गया है उन डॉक्यूमेंट्स को सबूत माना जाएगा। ठीक है जी बात, सर समझ गए। अब पढ़ो ध्यान से जो मैंने आपको बताया, उसके बाद ये बात, कॉपी, जो डॉक्यूमेंट आपने दिए उसकी कॉपी है ना, कॉपी वर्ड लिखेंगे, उसको उन्होंने एक्सट्रैक्ट लगा दिया तो हमने कॉपी मान लिया है ना। फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकल फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, किसकी कॉपी निकाली है हमने? एक ऐसे डॉक्यूमेंट की कॉपी निकाली है जो किसको दिए गए हैं या सबमिट किए गए हैं? रजिस्ट्रार को। जो मैं डब्बे में बना रहा हूं उस पर ध्यान दो, अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, ठीक है ना। ये हमने रजिस्ट्रार को क्या किया? डॉक्यूमेंट दिए, फिर रजिस्ट्रार ने क्या किया? रजिस्ट्रार सप्लाइड बाय द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ने उन्हें सप्लाई किया, कैसे? डीएस, डिजिटल सिग्नेचर लगाकर, ठीक है ना। तो वो क्या माना जाएंगे? वो जो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर रजिस्ट्रार ने डिजिटल सिग्नेचर लगाए क्या माने गए? टू बी अ ट्रू कॉपी, उन्हें सच्ची कॉपी माना गया, बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसा माना गया। एंड शेल मतलब शेल बी एडमिसेबल इन एविडेंस, और उन्हीं कॉपी को है ना ट्रू कॉपी मान के कोर्ट में एज अ सबूत और एज अ एविडेंस पेश किया जाएगा, जैसे आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश किए हैं, राइट। इन एनी प्रोसीडिंग, किसी भी प्रोसीडिंग में। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखो सेम बात है ना, थोड़ी सी लैंग्वेज खतरनाक है। सेक्शन 68 के पॉइंट नंबर 3 में भी सेम बात लिखी है, ठीक है। इसको साइड करते हैं और सेक्शन 68 के पॉइंट 3 को जूम करते हैं, जूम। देखो क्या लिखा है, सेक्शन 68 पॉइंट नंबर 3, जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को दिए हैं, ठीक है जी बात, जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को दिए, रजिस्ट्रार ने उन डॉक्यूमेंट की यहां पे कॉपी नहीं करी, रजिस्ट्रार ने उन डॉक्यूमेंट की कॉपी नहीं करी, रजिस्ट्रार ने उन डॉक्यूमेंट से कोई इंफॉर्मेशन निकाली, ठीक है। आपने कोई डॉक्यूमेंट दिए, उसमें है ना सारी इंफॉर्मेशन थी आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके पार्टनर से रिलेटेड, ठीक है। तो रजिस्ट्रार ने कोर्ट में कुछ इंफॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट से निकाली, जैसे किसी पार्टनर का एड्रेस या किसी पार्टनर का नाम, राइट। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ने निकाली आपके डॉक्यूमेंट्स में से, उस पर डीएस लगा दिए। क्या लगा दिए जी? सर डीएस लगा दिए। फिर क्या हुआ? डीएस लगा के कोर्ट में दे दिए, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा? तो कोर्ट उस इंफॉर्मेशन को ट्रू इंफॉर्मेशन मानेगा और उस इंफॉर्मेशन को केस में क्या बना लेगा? सबूत बना लेगा। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी, राइट, ठीक है। फिर से सुन लो बिल्कुल हिंदी में। आपने कोई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को दिया, रजिस्ट्रार ने उस डॉक्यूमेंट में से आपकी कोई इंफॉर्मेशन निकाली, उस इंफॉर्मेशन को नोट किया इलेक्ट्रॉनिकली, है ना, और उस पे अपने डिजिटल सिग्नेचर लगाए, कोर्ट में भेज दिए। तो कोर्ट उन इंफॉर्मेशन को जिस पे डिजिटल सिग्नेचर लगे हुए हैं रजिस्ट्रार के, बिल्कुल सच्ची इंफॉर्मेशन मानेगा और कोर्ट की प्रोसीडिंग में एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर यूज करेगा। ठीक है जी बात। सर बड़ी खतरनाक बात थी, लेकिन मजा आ गया और समझ में भी आ गया। देखो नालायकों, पॉइंट नंबर 3 यही लिखा है। एनी इंफॉर्मेशन, जो डब्बा लगा रहा हूं वही समझो, कोई भी इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द रजिस्ट्रार, किसने सप्लाई की है? सप्लाई की है रजिस्ट्रार ने। ऑब्वियसली बात है, कहां सप्लाई करा रजिस्ट्रार? कोर्ट की प्रोसीडिंग में, इन एनी प्रोसीडिंग। पहले इतनी बात समझ में आई। कोई भी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ने सप्लाई की है प्रोसीडिंग में, ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ने सप्लाई की है उसके ऊपर क्या लगाए हैं? डिजिटल सिग्नेचर लगाए हैं, ठीक है। इस बात को अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, आपको पता है, उस पर डिजिटल सिग्नेचर लगाए हैं। उस इंफॉर्मेशन को क्या माना जाएगा? टू बी ट्रू। उस इंफॉर्मेशन को क्या माना जाएगा? ट्रू इंफॉर्मेशन माना जाएगा। और वो इंफॉर्मेशन कहां से निकाली है? वो इंफॉर्मेशन निकाली है डॉक्यूमेंट फाइल
और सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार, जो डॉक्यूमेंट आपने रजिस्ट्रार को सबमिट किए हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को जो आपके डॉक्यूमेंट्स में से निकालकर रजिस्ट्रार ने कोर्ट में दी है, कोर्ट उस इंफॉर्मेशन को सबूत के तौर पर यूज करेगा। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 हिंदी में नोट करेंगे। उम्मीद है दोनों ही सबसेक्शन 68 के आपके घुटनों की गहराई तक पहुंचे होंगे, है ना। कुछ कुछ बातें तो खतरनाक हो ही जाती हैं। पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, सिंपल सी बात, पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। सर किस चीज की फीस की बात चल रही है? सुनो ध्यान से। सर कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी रिटर्न जो रजिस्ट्रार के पास फाइल होनी है अंडर दिस एक्ट, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट, आपकी कोई भी एनुअल रिटर्न हो या कोई भी चिट्ठी पत्री हो जो आपको रजिस्ट्रार को देनी है, आपने टाइम पे फाइल नहीं करी, ठीक है, जो टाइम बताया गया है। जैसे भैया हमने अभी ऊपर देखा एनुअल रिटर्न कितने दिन में फाइल करनी है? 60 दिन में। आपने ये एनुअल रिटर्न 60 दिन में फाइल नहीं करी तो हो गया काम खत्म? ना मुन्ना ना। तो आप उसे फाइल कर सकते हैं एनी टाइम 300 दिन तक, है ना। 300 दिन तक आप कभी भी उसे फाइल कर सकते हैं, लेकिन तैयार रखना फीस 100 रुपए पर डे। जब तक वो डिले चलेगा वो तो पेनल्टी टाइप में होगी आपकी। इसके साथ जो फीस ऑलरेडी, है ना, डॉक्यूमेंट देने की है, मान लो जी आपने कोई डॉक्यूमेंट देना है और उस डॉक्यूमेंट की फीस है 10,000 रुपए, लेट से, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट जाना था मान लो 1 जुलाई को, राइट, लेकिन आपने उसको फाइल किया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 1 अक्टूबर को उसको फाइल किया। तो 10,000 रुपए की फीस तो उस डॉक्यूमेंट को जमा करने की थी, तो 10,000 रुपए तो देने ही देने हैं, प्लस साथ की साथ 100 रुपए पर डे। जैसे मान लो मोटा मोटा 90 दिन का डिले हो गया, ठीक है, तो 90 इंटू 100, राइट। तो भैया 9,000 रुपए प्लस 10,000 रुपए इज इक्वल टू 19,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे रजिस्ट्रार को। ये बात ये सेक्शन बोलता है। और कोई बंदा अगर 300 दिन से आगे निकल गया, कह रहा सर मेरे तो 300 दिन भी पूरे हो गए, है ना, रजिस्ट्रार कह रहा भाई 300 दिन दिए 100 रुपए पर डे की पेनल्टी के साथ, तेरे को वो पेनल्टी भी कम लग रही है तो भुगतेगा अब तू। तो लॉ में क्या लिखा है? लॉ में लिखा है 300 दिन के बाद भी, आफ्टर द पीरियड ऑफ 300 डेज, 300 दिन के बाद भी वो डॉक्यूमेंट दे दो ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। भैया पैसा तैयार रखना, एडिशनल फीस तैयार रखना जो स्पेसिफाइड होगी इस सेक्शन में। उम्मीद है आपको बहुत शानदार जानदार तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। एक्ट की पूरी नॉलेज, पूरी डिटेल नॉलेज आपको समझ में आ चुकी होगी। और यहीं ये एक्ट भी खत्म होता है और हमारी मुलाकातें भी खत्म होती हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आपको पता ही है बहुत 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 जल्दी हम जरूर मिलेंगे, है कि नहीं बात? एक बात ध्यान रखना जो ऊपर लिखी है, राइट, हम जब भी मिलेंगे तो ये मत कहना सर आप, है ना, यानी कि मुझे आप हमेशा याद रखें, फॉरगेट मी नॉट। और आखिरी बात आपके लिए, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी आगे सारा आसमान बाकी है। तो दोस्तों पूरा का पूरा आसमान बाकी है, मुट्ठी भर जमीन हासिल करने से कुछ नहीं होगा। तो जिंदगी की सक्सेस और ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए पूरा आसमान खुला है, ठीक है। आपको आसमान में भी छेद करना है तो टेंशन नहीं है, एक पत्थर तबीयत से उछालना है। तो मिलूंगा मैं एक नई वीडियो में, एक नए लेक्चर में आपको, है ना, कुछ नई ज्ञान की बातें पुरानी कहानियों के साथ। तब तक सिर्फ आपको पता है करना क्या है, फाइनली करना ही क्या है, और वही करना है जो मैं हमेशा कहता हूं, बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, राइट। और मुझे दुआओं में याद रखिए और भूलिएगा नहीं, फॉरगेट मी नॉट।